1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एक फैसला सुनाया, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि राज्य सरकारें एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। साथ ही राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में भी सक्षम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए भी ओबीसी की तरह अब क्रीमी लेयर होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम आरक्षण से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे आरक्षण कब शुरू हुआ, आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया फैसला सुनाया है, साथ ही आरक्षण में इस नए बदलाव से अब क्या कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कई बार देश में विवाद उठता रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सरकार के सामने संविधान बनाने की प्रमुख चुनौती थी। देश भले ही एक था, लेकिन राज्य, धर्म और जाति के नाम पर देश में काफी विभिन्नताएं थी। अंग्रेजों के समय से ही देश के पिछड़े वर्ग के लोगों ने बहुत जुल्म सहे थे। ऐसे में संविधान में उनके लिए कुछ प्रावधान दिए गए ताकि उन्हें भी उनका हक मिल सके और वो भी ऊंचे वर्ग के लोगों की तरह अपना विकास कर सके। इसलिए भारतीय संविधान में एससी और एसटी वर्ग के लोगों को कई चीजों में छूट दी गई, जिसे रिजर्वेशन या आरक्षण का नाम दिया गया। जिसके बाद कई सवाल उठे, जैसे कि आरक्षण कब तक रहेगा, क्या पिछड़े वर्ग में जो लोग आगे हैं क्या उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, और ये आरक्षण किन किन क्षेत्रों में मिलेगा। तमाम सवालों के बाद 1992 में इंदिरा साहनी केस में आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया। अब ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है? इसका मतलब कि जो लोग निम्न वर्ग में अगड़े हैं, यानी कि जो लोग ओबीसी में होते हुए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से आगे हैं, उन्हें क्रीमी लेयर के अंदर रखा गया। क्रीमी लेयर सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन के समान नहीं, बल्कि ऐसे ग्रुप को प्रदर्शित करता है जो एक ही जाति के अंदर बाकी लोगों से उन्नत या बेहतर है। इसके बाद 16 नवंबर 1992 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया, जिसमें क्रीमी लेयर को छोड़कर 27% आरक्षण को बरकरार रखा गया। एससी एसटी के आरक्षण को लेकर क्या नया फैसला आया है? गुरुवार 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 20 साल पुराने ईवी चिनैया मामले पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए 5 जजों के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी में उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। यानी कि अब राज्य सरकारें अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए एससी और एसटी में क्लासिफिकेशन कर सकती हैं, यानी कि कोटे के अंदर कोटा, जिसे कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो इसके असली हकदार हैं। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले के खिलाफ है। कोटे के अंदर कोटा का क्या कॉन्सेप्ट है? आसान भाषा में कहे तो कोटे के अंदर कोटा का अर्थ है आरक्षण के अंदर उन लोगों की पहचान करना जो अति पिछड़े या अति वंचित है, जिससे कि उनका उत्थान हो सके और वो भी आगे बढ़ सके। कोटे के अंदर कोटा करने से जो लोग आर्थिक, सामाजिक या किसी भी रूप से आगे हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे और कमजोर वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वे भी आरक्षण का लाभ उठा सके। चलिए अब बात करते हैं 2004 के उस मामले पर जिस पर आरक्षण का ये नया फैसला सुनाया गया है। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह का केस आता है। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था, पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी जनजाति सेवा आरक्षण कानून, जिसके अंदर पंजाब सरकार ने एससी एसटी में कैटेगराइजेशन किया, जिसमें जो लोग एससी एसटी में होकर आर्थिक या किसी भी मामले में आगे हैं उन्हें ग्रुप ए में रखा गया, जो लोग सबसे पीछे हैं उन्हें ग्रुप सी में रखा गया और जो मध्यम है उन्हें ग्रुप बी में रखा गया, और इसे एससी एसटी का सब कैटेगराइजेशन कहा गया। जब ये कानून बना तो इसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और 29 मार्च 2010 को इस कानून को रद्द कर दिया गया। इस कानून को रद्द करने के पीछे कोर्ट ने ईवी चिनैया मामले का हवाला दिया। ईवी चिनैया मामले में साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि एससी या एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य को नहीं है और इसके लिए
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला दिया था। अब ये अनुच्छेद 341 क्या है? अनुच्छेद 341 केवल राष्ट्रपति को ही SC/ST की सूची में बदलाव करने का अधिकार देता है। पंजाब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई। मामले को संवैधानिक बेंच पर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद फरवरी 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने सुनवाई हुई, जिसमें तत्कालिक बेंच ने कहा कि अगर राज्य के पास आरक्षण देने का अधिकार है तो उसके पास वर्गीकरण करने का भी अधिकार होना चाहिए। संघीय ढांचे के तहत राज्यों को आरक्षण की सूची में बदलाव करने से वंचित नहीं किया जा सकता। जब फरवरी 2020 तक उन 5 जजों की बेंच कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, तब इसे कोर्ट ने और बड़ी बेंच को रेफर कर दिया और फिर ये मामला उन 5 जजों की बेंच के सामने आया, जिनमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई समेत 5 और जज शामिल थे, जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। फरवरी 2020 में इस मामले पर लगातार 3 दिन तक सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसे कि 1 अगस्त को सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया, जिसमें 6 जजों ने ये माना कि राज्यों को SC/ST में उपवर्गीकरण करने का अधिकार होना चाहिए, जबकि जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने कहा कि EV चिनैया मामले पर लिया गया पुराना फैसला ही सही था। इस नए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST समुदाय के लोग समाज की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने पूरे तंत्र के स्तर पर भेदभाव झेला है। सभी दलित जातियां एक समान नहीं हैं और उनके बीच की सामाजिक स्थितियां भी समान नहीं है। राज्य सरकारें जातियों के बीच भी पिछड़ेपन की शिनाख्त कर सकती है। अगर अछूत होना पैमाना है तो राज्य को उसे सटीक आंकड़े के साथ प्रमाणित करना होगा। साथ ही सरकारों के फैसले की न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी। इस नए कानून के लागू होने से अब क्या कुछ बदल जाएगा? कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से कोटे के अंदर कोटा लगा सकती हैं। दूसरा, राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं। इसके लिए राज्य सरकारें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े कलेक्ट करने के लिए राज्य सरकारें सर्वे, जनगणना और रिसर्च करा सकती है। एक बार लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तीसरा, राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन को कानूनी मान्यता देने के लिए विधानमंडल में विधेयक भी पेश कर सकती है। बात आरक्षण की हो रही हो और विरोध ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने SC/ST में क्रीमी लेयर पर क्या कहा, सुनिए। क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी ST/SC के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है। भैया, इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है। सदन में सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं तो उस वक्त कहाँ थे? इसके अलावा लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने भी इस कानून का विरोध किया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं, जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है।
तमाम विरोधों के बाद बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं। आप बताइए, क्या यह सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।